friends and my dear students, you are watching Rediscover History. Today I will discuss the entire syllabus of BA 4th Sem History. यानी कि आज मैं आपको BA चतुर्थ सेमेस्टर का पूरा जो कि इतिहास विषय का सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाला हूँ. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. ठीक है, आपका जो प्रश्न पत्र का शीर्षक रहेगा वो आधुनिक भारत का इतिहास 1857 ईस्वी से 1950 ईस्वी. यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर का जो प्रश्न पत्र शीर्षक है वो आधुनिक भारत का इतिहास, और इस आधुनिक भारत के इतिहास को कवर किया गया है 1857 ईस्वी से 1950 ईस्वी के बीच. ठीक है, तो आपके सिलेबस को जैसा कि पिछले सेमेस्टर के सिलेबस को 8 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, उसी तरीके से इस फोर्थ सेम के पूरे सिलेबस को भी 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है. पहला आपका यूनिट जो है उसमें रहेगा लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड रिपन. यानी कि जो दो भारत के वायसराय हुए हैं, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन, उसके बारे में आप इस पहले यूनिट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे. और ये जो लॉर्ड लिटन है वो भारत का वायसराय 1876 से 1880 के बीच, यानी कि 4 वर्ष 1876 से 1880 के बीच ये लॉर्ड लिटन जो है वो भारत का वायसराय रहा. और लॉर्ड लिटन के बारे में संक्षिप्त रूप से आपको बता दूं, इसको सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी वायसराय कहा जाता है. और हम कह सकते हैं कि लॉर्ड लिटन जो है वो साम्राज्यवादी विचारधारा का पोषक वायसराय था. ठीक है, दूसरा नाम आता है लॉर्ड रिपन. लॉर्ड रिपन के बारे में कहा गया है, लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन कहा जाता है. और लॉर्ड रिपन जो था वो इस लॉर्ड लिटन के तुरंत बाद वायसराय बना है, और ये 1880 से 1884 के बीच भारत का वायसराय रहा है. और लॉर्ड रिपन के बारे में जो सबसे खास बात है जो उसके बारे में प्रसिद्ध है वो ये है कि लॉर्ड रिपन ने जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट थी उसका विरोध किया था और समाचार पत्रों से प्रतिबंध को हटा लिया था. इसके साथ साथ लॉर्ड रिपन को समदर्शी, न्यायप्रिय और सज्जन रिपन भी कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन के न्यायालयों के प्रति एक आदेश के लिए भी उसको जाना जाता है, जिसमें उसने भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपियनों को न्याय देने की व्यवस्था का समर्थन किया था. तो इस प्रकार से आप पहले यूनिट के अंतर्गत लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ेंगे जो कि भारत के वायसराय हुए हैं. ठीक है, दूसरा जो आपका यूनिट रहेगा उस दूसरे यूनिट के अंतर्गत आप लॉर्ड कर्जन एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि दूसरे यूनिट के अंतर्गत जो 1899 से 1905 के दौरान जो भारत का वायसराय रहा है लॉर्ड कर्जन, उसके बारे में पढ़ेंगे और बंगाल के विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे. और जैसा कि आपको पता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 20 जुलाई 1905 को. यानी कि बंगाल का पहला विभाजन जो था, फर्स्ट पार्टीशन था, वो 20 जुलाई 1905 को हुआ था. संक्षिप्त रूप से आपको बता दूं कि बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था. दरअसल बंगाल का विभाजन जो था वो आबादी, हिंदू मुस्लिम आबादी के आधार पर हुआ था. ठीक है, जो पूर्वी बंगाल था वहां मुस्लिम आबादी अधिक थी, पश्चिमी बंगाल में हिंदू आबादी अधिक थी. और जो विभाजन का मुख्य कारण था वो यही था, और इस वजह से बंगाल का विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 में इसकी विभाजन की घोषणा की थी. तो जो लॉर्ड कर्जन है वो इसलिए भी जाना जाता है कि वो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था. इस प्रकार से आप इस दूसरे यूनिट के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन और बंगाल विभाजन
के क्या कारण थे, बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है आपका थर्ड यूनिट यानी कि तीसरा यूनिट। तीसरा यूनिट जो है वो आप कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, यानी कि कृषि का वाणिज्यीकरण और इसका भारत पर प्रभाव, यानी कि इस तीसरे यूनिट के अंतर्गत कृषि के वाणिज्यीकरण और भारत पर इस कृषि के वाणिज्यीकरण का क्या प्रभाव हुआ, कौन कौन सी फसलें थी नगदी फसलें कहलाती थी, अंग्रेजों द्वारा कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों किया गया, इस वाणिज्यीकरण का भारतीय किसानों पर या भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी मसलों के बारे में, इन सभी विषयों के बारे में आप इस थर्ड यूनिट में अध्ययन करेंगे। अब नंबर आता है फोर्थ यूनिट का। फोर्थ यूनिट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि रेलवे का विकास और इसका प्रभाव। सच सही रूप से कहा जाए तो भारत में रेलवे का विकास अंग्रेजों का एक क्रांतिकारी कदम था। भले ही इसके पक्ष में कहा जाता है कि रेलवे का विकास अंग्रेजों ने अपने निजी हित के लिए किया था, लेकिन फिर भी भारत में रेलवे का विकास जो है वो अंग्रेजों का एक क्रांतिकारी कदम था। तो इस चौथे यूनिट के अंतर्गत हम डेवलपमेंट ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे का विकास और इसका प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। जब रेलवे का नाम आता है तो यात्रा की बात सहसा याद आ जाती है, और जो भी यात्रा पसंद लोग हैं और जो टूर एंड ट्रेवल्स को लाइक करते हैं उनके लिए एक गालिब साहब का शेर याद आता है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। यानी कि रेलवे के साथ टूर और ट्रेवल्स का आनंद ही अलग है। तो आप लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस की विजिट के लिए रेलवे से जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चौथे यूनिट के अंतर्गत आप रेलवे के विकास और भारत पर इस रेलवे के विकास का क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। और दरअसल जब रेलवे का नाम आता है तो एक शख्स जो है लॉर्ड डालहौजी, उसका नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि उसी के अंतर्गत भारत में रेलवे का विकास हुआ। और जैसा कि आपको पता है कि पहली रेलवे जो थी, जो रेल थी, वो अप्रैल 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। और उसका जो शिल्पकार था, या कह सकते हैं कि जो अभियांत्रिकी विशेषज्ञ था, वो था मिस्टर जॉर्ज क्लार्क। यानी कि मिस्टर जॉर्ज क्लार्क के नेतृत्व में रेलवे की व्यवस्था आगे बढ़ी थी और रेलवे फली फूली, रेलवे का विकास हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इन सारी चीजों का अध्ययन आप इस चौथी यूनिट के अंतर्गत करेंगे। पांचवी यूनिट में आप डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया, यानी औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास, ठीक है। इस पांचवें यूनिट के अंतर्गत आप औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास पढ़ेंगे, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण एक्ट है चार्टर एक्ट, जो 1813 में आया था। और इस चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारत में शिक्षा का श्रीगणेश किया गया था, या ये कह सकते हैं कि सरकारी रूप से शिक्षा की शुरुआत जो है इसी चार्टर एक्ट 1813 की चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ था। और इसमें एक और बिंदु का जिक्र आता है, वो है मैकाले मिनट्स। इन सारी विषयों का, इन सारे तथ्यों का अध्ययन हम इस टॉपिक जो कि आपका डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया यानी औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था शुरू की गई और उसमें किस तरीके से प्रारंभिक अनुदान दिया गया, ठीक है। वो सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर नंबर आता है छठे यूनिट का। इस छठे यूनिट में मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एंड 1935। मार्लियामेंटो के
बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार से मार्ले मिंटो ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की घोषणा की थी, तो जो सांप्रदायिकता का उदय माना जाता है वो इस मार्ले मिंटो की रिफॉर्म से शुरू होता है, या ये कह सकते हैं कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म से जो सांप्रदायिकता शब्द उद्भूत हुआ, ठीक है, या मार्ले मिंटो ने जो है अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था करके इसकी शुरुआत कर दी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 और 1935, ठीक है। और इसी यूनिट्स में हम भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 का अध्ययन भी करेंगे। आपको यहाँ पर एक बात बताना चलूं कि 1935 भारत सरकार अधिनियम जो है वो उसमें भारत सरकार अधिनियम में का जो अधिकांश हिस्सा है वो आधुनिक भारतीय संविधान का हिस्सा है, यानी कि आधुनिक भारतीय संविधान में बहुत सारे नियम, कानून, उपबंध जो है वो इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, ठीक है। अगले अध्याय जो कि 7वां अध्याय कह सकते हैं या यूनिट कह सकते हैं, वो है राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में संप्रदायवाद का उदय और विकास, यानी कि इस 7वें यूनिट के अंतर्गत हम भारत में संप्रदायवाद का उदय और विकास इसके बारे में, संप्रदायवाद के बारे में मैं आपको संक्षिप्त रूप से बताता चलूं कि दरअसल जो सांप्रदायिकता है, यानी सांप्रदायिकतावाद क्या, सांप्रदायिकता क्या थी, कम्युनलिज्म क्या था। जब हम एक धर्म और एक समुदाय के रूप में अपने विश्वासों, अपनी आस्थाओं पर इतना जोर देने लगते हैं कि हमें दूसरे की धार्मिक भावनाएं, दूसरे के विचार, विश्वास कमतर लगने लगते हैं, या हम हिंसक रूप से अपने धर्म या अपने संप्रदाय का समर्थन करने लगते हैं, तो इस प्रकार जो विचारधारा है वो सांप्रदायिकता के करीब होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस 7वें यूनिट के अंतर्गत सांप्रदायिकता का उदय और विकास जो है किस प्रकार भारत में इसका उदय और विकास हुआ उसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। 8वें यूनिट के अंतर्गत मर्जर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के बाद जो रियासती राज्य थे उनका विलय, ठीक है, और उस विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी। आपको बताता चलूं कि आजादी के समय भारत में करीब 562 रियासतें थी, 562 रियासतें थी, जिनमें से हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर रियासतें, इनको छोड़ दिया जाए तो इन 3 रियासतों को छोड़कर भारत में 562 जो है वो रियासती राज्य थे या प्रिंसली स्टेट्स थे। उनका विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ और राजनीतिक कौशल से किया और भारत को यूनाइट करने में, भारत को एक करने में बहुत बड़ी भूमिका जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। तो इस प्रकार से हम इस 8वें यूनिट के अंतर्गत भारत में 562 रियासती राज्यों के विलय के बारे में और उस विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो ये इस प्रकार आपका पूरा सिलेबस जिसको मैंने डिस्कस किया आपको विस्तार से बताया। इफ देयर बी एनी प्रॉब्लम, अगर आपको किसी तरीके की समस्या है, इसी बिंदु को आप फिर से समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हैं, या किसी और सुधार के बारे में आप लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सो दिस इज योर एंटायर सिलेबस, दैट इज ऑल फॉर द डे। सो प्लीज like, share and subscribe my channel. Thank you very much.